हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसके कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, एंड उसको डायग्नोस कैसे करें, एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज ए ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर। यह एक ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये आनुवांशिक रोग है। कैरेक्टराइज्ड बाई सिकल आरबीसी। इसमें सिकल शेप की आरबीसी होती है जिसको बोलते हैं हंसिया आकार, मतलब जो क्या बोलते हैं हंसिया, जो दंताली बोलते हैं जिसको, उसके जैसी आरबीसीज हो जाती हैं। सेल बिकम रिजिड एंड क्लैंपिंग टुगेदर। इसमें जो सेल्स होती हैं सिकल शेप की वो रिजिड हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और आपस में चिपक जाती हैं, मतलब इकट्ठा हो जाती हैं। एनीमिया डेवलप हीमोग्लोबिनोपैथी इन विच हीमोग्लोबिन ए इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाई अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो हीमोग्लोबिन है ए है वो कम्प्लीटली रिप्लेस्ड हो जाता है अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में, जिसको बोलते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन एस। ड्यू टू अबनॉर्मल बीटा चैन। वो किस वजह से होता है अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन? जो अबनॉर्मल बीटा चैन है उसमें 6th पोजीशन पे होता है ग्लूटामिक एसिड, जो कि रिप्लेस्ड हो जाता है वेलिन एमिनो एसिड से, जिसकी वजह से वो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। बट अल्फा चैन ऑफ प्रोटीन इज नॉर्मल। बीटा चैन में तो चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि उसमें 6th पोजीशन पे जो एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है, तो वो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन जो बीटा चैन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो नॉर्मल होती है। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक मतलब उसमें जो आरबीसीज की शेप है वो नॉर्मल रहेगी एंड जो रेड कलर है उसका वो सेम रहेगा। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि जो सिकल शेप आरबीसी होती है वो कैसी दिखती हैं एंड नॉर्मल ब्लड सेल्स कैसे दिखती हैं। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं जो थोड़ी डिस्क शेप की दिख रही है ये है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, एंड जो हंसिया आकार की दिख रही हैं जिनको बोलते हैं सिकल आरबीसी, ये कुछ इस तरह की होती हैं। तो ये होती है सिकल्ड सेल्स जो एक जगह आके क्लैंप हो जाती है, मतलब एक जगह आके इकट्ठा हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में, मतलब जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो होता है उसको रोक देती हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि जो सिकल शेप जो आरबीसीज होती हैं वो कैसे बनती हैं। लाइक ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, फिर ये धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएंगी जैसे जैसे मतलब कि अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, उसकी बीटा चेन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन एमिनो एसिड आएगा, तो इस वजह से जो आरबीसीज की शेप है उनमें धीरे धीरे चेंजेज आते जाएंगे और वो सिकल शेप की बनती जाएंगी। उसके बाद कुछ इस तरह की बनेगी। ये फॉर्मेशन हो रहा है सिकल्ड आरबीसीज का। धीरे धीरे ये हंसिया का आकार लेती जाएंगी और ऐसी बन जाती हैं जिनको बोलते हैं सिकल शेप आरबीसी। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में? साइनोसॉइड्स आर द स्मॉल कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन वेयर द आरबीसी इज पासेज फ्रॉम दीज कैपिलरीज। साइनोसॉइड्स क्या होते हैं? एक तरह की मतलब कि कैपिलरीज ही होती हैं जो कि मेनली लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में पाई जाती हैं। ये जो आरबीसीज हैं मतलब इनसे पास होती हैं। नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज पासेज फ्रॉम दीज साइनोसॉइड्स बट सिकल शेप आरबीसी डज नॉट पासेज एंड मेक ए ऑब्स्ट्रक्शन इन स्मॉल कैपिलरीज। जो नॉर्मल शेप की आरबीसीज होती हैं वो ये जो साइनोसॉइड्स हैं इनसे इजीली पास हो जाती हैं, लेकिन जो सिकल शेप की आरबीसीज होती हैं वो यहाँ से मतलब कि पास नहीं हो पाती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं उसमें, मतलब उसके जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें बाधा करती हैं। तो जो स्मॉल कैपिलरीज है उनमें ये इकट्ठा हो जाती हैं। ब्लड सप्लाई टुवार्ड्स स्प्लीन इज डिक्रीज कोज स्प्लीनोमेगेली इन एक्यूट कंडीशन। तो जो ब्लड सप्लाई है स्प्लीन में वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो रुक गया है ये जो सिकल शेप के आरबीसीज है इनकी वजह से। तो स्प्लीन में मतलब चेंजेज आएंगे, लार्ज साइज हो जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली।
इन क्रोनिक कंडीशन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स स्प्लीन एंड डिस्ट्रॉय, मतलब जब क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, मतलब लंबे टाइम से यदि ये प्रॉब्लम आ रही है तो जो ब्लड सप्लाई है वो स्प्लीन को कम हो जाती है, नहीं जाती है, एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ की सेल्स नेक्रोसिस हो जाता है, एंड लीड्स टू ऑटो स्प्लीनेक्टमी, मतलब कि स्प्लीन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कौन से कंडीशंस में जब इसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, फीवर, डिहाइड्रेशन, फिजिकल स्ट्रेस में और इमोशनल स्ट्रेस में, तो इस टाइम में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इंक्रीज नंबर ऑफ सिकल्स आरबीसी, तो ये जो सिकल शेप के आरबीसीज है वो भी इंक्रीज हो जाती है, एंड अटैक करती है स्प्लीन और अदर स्मॉल वेसल्स पे, एंड क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, जब वो मतलब कि उन पे अटैक करती है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। आफ्टर ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेसल्स टिश्यू इनफिल्ट्रेशन इज अकर एंड डेवलप टिश्यू नेक्रोसिस एंड एडिमा, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है उसका ब्लड फ्लो पूरी तरीके से वेसल्स में, तो ये क्या करती हैं कि टिश्यूज का, वहाँ पे जो टिश्यूज है उनका नेक्रोसिस करती है एंड एडिमा कोज करती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है? वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, इन दिस क्राइसिस इज कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिकल सेल इन द माइक्रो सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो सिकल सेल होती है, जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिसको बोलते हैं वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से जो हमारे बॉडी के बॉडी पार्ट्स हैं उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। सेरिब्रल वेसल्स, जिसकी वजह से होता है स्ट्रोक, मेंटल रिटार्डेशन एंड कन्फ्यूजन। जो हमारे सेरिब्रल वेसल्स हैं, मस्तिष्क की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनको ये मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ब्लड फ्लो को रोक देता है, तो जिसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है एंड कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है कोरोनरी वेसल्स, जो हमारी हार्ट की वेसल्स है, उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ऑप्थेल्मिक वेसल्स, जो हमारी आईज की ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड फ्लो रुक जाएगा इनकी वजह से, तो क्या हो सकता है, रेटिनोपैथी एंड ब्लाइंडनेस हो सकता है, अंधा भी हो सकता है पेशेंट। पल्मोनरी वेसल्स, जो हमारी लंग्स को सप्लाई करती हैं वेसल्स, यदि उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है सिकल सेल आरबीसीज की वजह से, तो क्या हो सकता है, निमोनिया, एटिलेक्ट्रिसिस, जिसको बोलते हैं कि लंग कोलैप्स हो जाना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। किडनी की ब्लड वेसल्स यदि हो जाती हैं ब्लॉकेज, तो हो सकता है हिमिचूरिया एंड रीनल फेलियर। रीनल फेलियर हो सकता है एंड हिमिचूरिया होता है हमारे जो यूरिन पास करते हैं, यूरिन के साथ ब्लड निकलना। यदि ब्लॉकेज हो रहा है तो क्या पता वहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और यूरिन के साथ ब्लड आएगा, तो उसको बोलते हैं हिमिचूरिया। बोन्स एंड जॉइंट्स, इनकी वजह से हो सकता है जॉइंट पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। हैंड फुट सिंड्रोम, हैंड फुट सिंड्रोम होता है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट्स। स्किन, डार्क स्किन हो सकती है। पैलर स्टेसिस अल्सर इन एक्सट्रीमिटीज, पैलर, स्किन का कलर पीला पड़ जाएगा। स्टेसिस अल्सर इन एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ एंड पैर हैं, उसकी स्किन पे छाले भी बन सकते हैं एंड एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो ये सभी हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स जो कि सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है इसका पैक्टिलाइसिस। ये होता है फिंगर एंड टोज स्वेलिंग, मतलब कि जो हमारी हाथ पैरों की उंगलियां हैं और पैर का जो अंगूठा है वो मतलब कि उन पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उन पे, तो उसको बोलते हैं पैक्टिलाइसिस। पेरिप्रिज्म होता है अनवांटेड पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट है स्प्लिनिक सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, पुलिंग एंड क्लम्पिंग सिकल शेप आरबीसी इन द स्प्लिन एंड लीड्स टू स्प्लिनोमेगेली। पुलिंग मतलब इकट्ठा हो जाना और क्लम्प मतलब एक दूसरे से चिपक जाना। जो सिकल शेप आरबीसी होती हैं वो एक दूसरे से मतलब चिपक के एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, जिसकी वजह से मतलब कि जो हमारा स्प्लीन है वो लार्ज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्प्लिनोमेगेली।
इफ स्प्लेनोमेगेली इज डेवलप फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉज ऑटो स्प्लेनेक्टमी। यदि बहुत टाइम से यदि स्प्लेन पे स्वेलिंग आ रही है, मतलब कि साइज में बढ़ता जा रहा है स्प्लेन, तो ये बहुत लंबे टाइम तक यदि हो रहा है तो वो ऑटो स्प्लेनेक्टमी को कॉज करते हैं। थर्ड है हाइपर हिमोलाइटिक क्राइसिस। फर्स्ट हमने देखा था वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, सेकंड था स्प्लेनिक सीक्वेस्ट्रेशन, थर्ड है हाइपर हिमोलाइटिक क्राइसिस डेवलप ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसीज के बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से डेवलप होता है। फोर्थ है एप्लास्टिक क्राइसिस। सिकल सेल एनीमिया डेवलप विद एप्लास्टिक एनीमिया। किसी पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया है और उसके साथ ही यदि सिकल सेल एनीमिया भी हो रहा है तो उसको बोलते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस। तो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के देख सकते हैं पेशेंट का, जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन जो अबनॉर्मल बन रहा है उसकी प्रेजेंस को हम पता लगा सकते हैं। ब्लड स्मीयर रिवेल्स सिकल सेल आरबीसी। एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन लेवल जो कि नॉर्मल होता है 0.3 से 1.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यदि इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम मतलब कि कह सकते हैं कि उसको कहीं सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। स्केलेटन एक्सरे डिटेक्शन बोन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी। एमआरआई डिटेक्शन ऑफ स्ट्रोक कोज्ड बाय ब्लॉक्ड सेरेब्रल वेसल्स फ्रॉम सिकल सेल। मतलब स्ट्रोक जो हमने पहले बताया कि यदि हमारी सेरेब्रल की वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो रही है तो उसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रोक भी आ सकता है। तो उसके लिए हम एमआरआई करवा के देख सकते हैं कि जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं है। सीबीसी, इसमें हम देखते हैं डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रिट लेवल। एमसीवी मेन सेल वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल होता है 80 to 96 फेंटोलीटर। एमसीएच ये होता है नॉर्मल 27 to 32 पिकोग्राम एंड एमसीएच से होता है ये भी नॉर्मल होता है, ये 30 to 35% होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन टू ट्रीट हाइपोक्सिया एंड कंट्रोलिंग सिकलिंग। यदि पेशेंट की सिकलिंग हो रही है, मतलब आरबीसी सिकल सेप की बन रही हैं और उसको हाइपोक्सिया हो रहा है उसकी वजह से, तो उसको हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब उसको हम ब्लड दे सकते हैं। मेंटेन हाइड्रेशन बाय आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड से पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। HAMP वैक्सीनेशन जिसमें होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल एंड मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ये हम दे सकते हैं। एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, यदि पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। हाई प्रोटीन एंड फोलिक एसिड डाइट, कंफर्टेबल पोजीशन, एक्सटेंडेड एक्सट्रीमिटीज फॉर नॉर्मल वीनस रिटर्न, जो एक्सट्रीमिटीज है उनको एक्सटेंड करके रखना है जिससे कि नॉर्मल वीनस रिटर्न है वो बना रहे। तो ये सब था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।